हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले वीडियो में आपको मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के अंतर्गत दो आब में कर वृद्धि तथा राजधानी परिवर्तन के बारे में बताया था। आज मैं मोहम्मद तुगलक की तीसरी योजना सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन के बारे में बताऊंगी। मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सुंदर सिक्के चलाए और इन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का चलाना उसकी एक विशिष्टता रही। यह पहला शासक था मध्यकालीन भारत का जिसके द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाई गई। अब आता है कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा सांकेतिक मुद्रा चलाने के क्या कारण थे। उसका जो तत्कालीन इतिहासकार है उसके अनुसार बर्नी उसके अनुसार खजाने में धन की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। दूसरा, ईरान में कैवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहाँ यह प्रयोग सफल नहीं हो पाया था यह प्रयोग, परंतु चीन में कुबलाई खान के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। तो संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की, क्योंकि मोहम्मद तुगलक को नए नए प्रयोग करने का शौक था और उसने कुबलाई खां से शायद प्रेरणा ली और उसने भी यह निश्चय किया कि वह भी सांकेतिक मुद्रा चलाएगा और इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसके अतिरिक्त आधुनिक इतिहासकारों में नेल्सन राइट का मानना है कि 1327 से 30 ईस्वी के बीच में जब सांकेतिक मुद्रा जारी की गई थी, उस समय भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में चांदी की कमी हो गई थी। इस कारण मोहम्मद तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी, यानी इस कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। सुल्तान ने तांबे और पीतल के सिक्के जारी किए और उनका मूल्य चांदी के टंके का बराबर कर दिया। इन दोनों जो सिक्के थे इनका मूल्य चांदी के सिक्कों के बराबर घोषित किया गया और सुल्तान ने यह अपेक्षा की थी कि लोग उसे स्वीकार करें। लोग इस नए प्रयोग को समझ नहीं पाए। उनके लिए चांदी का अर्थ चांदी के सिक्के के वजन के अनुरूप कीमत थी और तांबे का अर्थ तांबे के वजन की कीमत। तो उस काल में जो सिक्के बनाने की कला थी उसमें कोई पेचीदा डिजाइन नहीं था, ना ही उन पर कोई सरकारी नियंत्रण था। कोई भी व्यक्ति धातु देकर सिक्का बनवा सकता था। परिणाम यह निकला कि लोगों ने तांबे, पीतल के सिक्के, कांसे के सिक्के बनवाकर लाभ कमाना शुरू कर दिया। बर्नी के अनुसार प्रत्येक हिंदू का घर टकसाल बन गया। लोगों ने चांदी जमा करना शुरू कर दिया और खरीदारी प्रतीक मुद्रा में करने लगे। इसके अतिरिक्त भू राजस्व का भुगतान भी सांकेतिक मुद्रा में किया जाने लगा और खूत, मुकद्दम, चौधरी आदि जो अधिकारी थे वो शक्तिशाली और अवज्ञाकारी बन गए। किंतु जब व्यापारियों ने तांबे के सिक्के लेने से मना कर दिया तो सारी अर्थव्यवस्था ठप हो गई और यानी कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्ति की कगार पर आ गई और उसको बहुत नुकसान होना। तो निराश होकर सुल्तान को सांकेतिक मुद्रा बंद करनी पड़ी और उसने लोगों को कहा कि वो अपने तांबे के सिक्के की जगह सोने और चांदी के सिक्के ले जाएं। तो लोगों ने अपने चांदी के सिक्के उनके बदले में लिए और तांबे के सिक्के टकसाल से उन्होंने वापस दे दिए उनको टकसाल में जाकर के, और उसकी जगह उन्होंने चांदी के सिक्के लेना शुरू कर दिया। ये सिक्के मुश्किल से 3 या 4 वर्ष तक चले। सुल्तान की इस योजना की असफलता को जब देखा तो सरकारी टकसाल द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा थी उसको वापस ले लिया गया और व्यक्तियों को उनके बदले में चांदी और सोने के सिक्के दिए गए। सरकारी टकसालों के सम्मुख तांबे और पीतल के सिक्कों के ढेर लग गए।
सुल्तान ने जाली सिक्कों के अतिरिक्त सभी सिक्के बदलवा दिए गए, लेकिन इससे जो राज्य है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दुर्बल हो गई। अब आता है कि इस योजना के असफलता के कारण क्या रहे। मोहम्मद तुगलक की जो योजना थी है पूरी तरह से असफल रही थी, लेकिन इस योजना के असफलता के क्या कारण रहे। मेहंदी हुसैन के अनुसार यह योजना पूर्णतः उपयुक्त और कूटनीतिक थी, परंतु व्यवहारिक रूप में उसने वे सब सावधानियां नहीं बरती जो ऐसे प्रयोग के लिए आवश्यक थी। प्रोफेसर मोहम्मद हबीब के अनुसार इस योजना की असफलता का दोष नागरिकों पर था। उन्होंने नागरिकों पर इसका दोष लगाया है। उन्होंने कहा कि इसका दोष नागरिकों पर था। उन्होंने उन नवीन सिक्कों की धातु को परखने का उसी प्रकार प्रयत्न नहीं किया जिस प्रकार वे चांदी और सोने के सिक्कों को परखते थे, और इसके फलस्वरूप वे असली और नकली दोनों में अंतर ना कर सके। परंतु अन्य इतिहासकार इसका मूल दोष तुगलक को देते हैं। उनके अनुसार सुल्तान की यह भूल थी कि उसने ये सिक्के ऐसे नहीं बनवाए जिनकी नकल करना संभव न होता। वास्तव में इस योजना की असफलता का दायित्व दोनों पर ही है, यानी कि सुल्तान और नागरिक, इन दोनों पर ही है। तो सुल्तान है उसको यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि सिक्कों की नकल ना कर सकें। टकसालों पर पूरी तरह से नियंत्रण होना चाहिए था ताकि नागरिक इसका लाभ उठाकर किसी प्रकार से नकली सिक्के नहीं बनाए। तो इस कारण से क्या हुआ, जब नकली सिक्के बहुत ज़्यादा आने लगे तो व्यापार, मुख्य रूप से विदेशी व्यापार, बहुत ज़्यादा इस पर विपरीत प्रभाव पड़ा और विदेशी व्यापार नष्ट होने लगा, क्योंकि विदेशी व्यापारियों ने भारत में आना ही बंद कर दिया और उन्होंने इस सांकेतिक मुद्रा को लेना बंद कर दिया। तो जब यह योजना पूरी तरह से उसके सामने असफल होने लगी, उसको लगा कि पूरी तरह से इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, तो बाद में मोहम्मद तुगलक ने इस योजना को वापस ले लिया। लेकिन इस योजना का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा, राजकोष को बहुत ज़्यादा हानि हुई और व्यापार वाणिज्य भी पूरी तरह से नष्ट होने लगा तथा सुल्तान जनता में बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय हो गया और जगह जगह विद्रोह होने लगे और यह योजना पूरी तरह से असफल रही। अगला आता है मोहम्मद तुगलक की खुरासान विजय योजना। खुरासान विजय योजना बर्नी के अनुसार कुछ विदेशी अमीरों की सलाह पर उसके राजदरबार में इराक और खुरासान से कुछ अमीर भागकर आए हुए थे, तो उसके राजदरबार में शरण पाए हुए थे। तो उन अमीरों की सलाह पर मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान विजय के लिए 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना इकट्ठी की। यानी कि उसने खुरासान विजय की योजना बनाई और इस विजय के लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक बड़ी सेना को इकट्ठा किया और इन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन भी दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद खुरासान की राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई और सुल्तान बहुत लंबे समय तक इतनी बड़ी सेना का व्यय भी नहीं उठा सकता था, तो उसने इस खुरासान विजय की योजना को त्याग दिया। तो इस कारण इस योजना से बहुत ज़्यादा हानि हुई। इससे सुल्तान की आर्थिक स्थिति दुर्बल हुई। इस योजना से सुल्तान की प्रतिष्ठा को काफ़ी क्षति पहुंची। सेना से क्योंकि सैनिक निकाल दिए गए तो वो बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगार सैनिकों में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया और इसके कारण जगह जगह विद्रोह भी होना प्रारंभ हो गए। इस योजना का मूल आधार भी दोषपूर्ण था,
क्योंकि इतने दूरस्थ प्रदेश को जीतना संभव नहीं था। अगर मान लो यह जीत भी लिया जाता, खुरासान को जीत भी लिया जाता, तो उसे अपने अधिकार में रखना भी कठिन था। तो सुल्तान के द्वारा जो है योजना बनाई गई थी, अमल में लाने से पहले ही इसको त्याग दिया गया और यह योजना पूरी तरह से असफल रही। और इस योजना का भी राजकोष पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, बुरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा सुल्तान की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची और साथ में साम्राज्य में भी जगह जगह विद्रोह होना प्रारंभ हो गए। इसके अलावा दो योजना और उसकी हैं, मुख्य रूप से कराचल अभियान और कृषि विभाग का निर्माण। इन दो योजनाओं के बारे में मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।